Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today, I will teach you some important questions about English grammar. जैसा कि बच्चे जो है काफ़ी इंटर वाले कहे कि आप जो है कुछ ऐसा एक कंबाइंड वीडियो बना दीजिए ग्रामर का, थोड़ा हम लोगों को जो है रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। तो हमने कहा चलिए ठीक है, मिला करके एक कंबाइंड हमने बना दिया वीडियो, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, इसका फ़ायदा आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम की दृष्टि से है। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सी सेड टू मी डू यू नो शोहन। ध्यान देना है बच्चों, ये हमारा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। ठीक है, तो इसका जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, चूंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो सेड टू की जगह क्या हो जाता है, आस्क्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेड टू की जगह आस्क्ड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सी आस्क्ड मी, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए यहां पर इफ लगता है, और इफ के बाद सब्जेक्ट हम लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, लेकिन ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है आपको एक फार्मूला मैंने बताया है 1 2 3। सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब देखिए यहां पर यू सेकंड पर्सन है, यहां पर ऑब्जेक्ट मी है ना, तो मी के अनुसार यहां पर जो है क्या हो जाएगा, यू के यहां आई हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अंडरस्टैंड। इफ आई, अब यहां देखो ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट बनाते हैं। ठीक है, तो आई नो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, न्यू। आई न्यू सोहन, आई न्यू सोहन, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं, इस तरीके से बनता है। ठीक है, कोई भी इस तरह का सेंटेंस आता है आपके सामने इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो क्या होता है, सेड टू को आस्क्ड बदलो और यहां पर जो है इफ लगा दो। अंडरस्टैंड। और जब आपका ये जिस टेंस में हो, अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड है, सेड टू है, पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं। ठीक है, इस इफ के बाद सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं। असर्टिव मतलब सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो इसको पास्ट इंडिफिनिट बनाते हैं। पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो नो का सेकंड फॉर्म न्यू होता है, KNW, और उसके बाद इनडायरेक्ट बनाने में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। उसने मुझसे कहा तुम कहाँ रहते हो। ये सेंटेंस देखिए, इसमें ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये WH वर्ड से पूछा हुआ है। तो ध्यान देने की बात है बच्चों, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को आस्क्ड बदल देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से पूछे जाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ड से, यानी क्वेश्चन वर्ड से। तो दोनों स्थितियों में सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। तो यहां लिखेंगे ही आस्क्ड मी। अब यहां पर जो WH वर्ड है यही हमारा कनेक्टर का काम करेगा। यहां पर हमें इफ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर WH वर्ड से शुरू है तो WH वर्ड ही लिखेंगे यहां पर, वेयर। ठीक है, अब उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं। यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू जो है किस सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, या ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के अनुसार यहां पर हो जाएगा आई। ठीक है, और उसके बाद चूंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव बनेगा, ठीक है, तो यहां लिव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लिव्ड हो जाएगा, फुल स्टॉप। अब ध्यान ये मत करना कि भाई डू का टीट लिख दे, नहीं, ये जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था पहले, तब तो हेल्पिंग वर्ब लगी। अब ये जो है असर्टिव सेंटेंस बन गया, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, ये है पास्ट इंडिफिनिट में। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, आई लिव्ड हो जाएगा। अंडरस्टैंड। आपके प्रश्न ये पूछता होगा सर मी है तो यहाँ मी क्यों नहीं लिखे, ये मी जो है ऑब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, और यही नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट के रूप में जब आता है तो आई हो जाता है। ये चीज याद रखना है आपको।
फिर है द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट एब्यूज एनीवन। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो सेंटेंस है डू नॉट एब्यूज एनीवन, ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है, किसी को मना करने के लिए यूज हो रहा है डू नॉट का प्रयोग। जैसे आप कहेंगे डू नॉट एब्यूज एनीवन, यानी किसी को गाली मत दो, यानी मना करें। डू नॉट पार्क द स्कूटर हियर, यहां स्कूटर खड़ी मत करो। डू नॉट स्पिट ऑन द वॉल, दीवार पर मत थूको। तो डू नॉट का प्रयोग जो है इंपरेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस होता है मना करने के सेंस में होता है। तो यहां घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है अगर डू नॉट से हमारा सेंटेंस शुरू है तो हम फॉरवर्ड का प्रयोग कर दें सेड टू की जगह। किसका प्रयोग कर दें? फॉरवर्ड का प्रयोग कर दें। द टीचर फॉरवर्ड द बॉय। ठीक है, देखिए याद रखिए फॉरवर्ड का मतलब मना करना होता है। जब आप फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो डू नॉट को हटा देते हैं और वर्ब के पहले टू लगा देते हैं। टू एब्यूज एनी वन। ठीक है, तो अगर आपका सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट है यहां से शुरू हो रहा है, तो आप क्या करिए सेड टू की जगह फॉरवर्ड का इस्तेमाल कर दीजिए और उसके बाद डू नॉट को हटा करके वर्ब के पहले टू लगा दीजिए। यहां टू का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। इसको एक तरीका और हम कर सकते हैं, ये फॉरवर्ड चूंकि निगेटिव वर्ड होता है ना, फॉरवर्ड का मतलब मना करना, इसलिए डबल निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हमने, डबल निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल एक सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। जब यहां आपने फॉरवर्ड लिख दिया तो यहां पर डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अगर आपने फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं किया, यानी द टीचर ने लड़के को एडवाइस दिया, अगर आपने लिख दिया, मान लीजिए इस सेंटेंस को अगर आपने इस तरीके से कर दिया, अगर इसको इस तरीके से किया, द टीचर एडवाइज्ड द बॉय। ठीक, एडवाइस का आपने प्रयोग कर दिया, द टीचर एडवाइज द बॉय। अब यहां पर नॉट टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नॉट टू एब्यूज एनीवन, इस तरीके से है। अगर आप एडवाइस का प्रयोग करते हैं, ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर नॉट लगाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड, और वर्ब के पहले टू लगाना है, वर्ब के पहले टू लगाना। इंपरेटिव सेंटेंस का यही मूल मंत्र है इंपरेटिव सेंटेंस में, कि वर्ब के पहले आपको टू लगाना ही लगाना है, अंडरस्टैंड, ये चीज है। तो इस तरीके से हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। राम सेड लेट अस प्ले अ मैच। देखिए लेटस जो है प्रपोजल को प्रकट करता है, सजेशन को प्रकट करता है, प्रपोज को प्रकट करता है। तो यहां पर हम सेट की जगह प्रपोज्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहां कोई ऑब्जेक्ट रहता तो प्रपोज टू का इस्तेमाल करते। तो हम लिखेंगे राम प्रपोज्ड दैट, और दैट का प्रयोग करते हैं। लेटेस्ट वाले सेंटेंस में प्रपोज टू, अगर ऑब्जेक्ट है तो प्रपोज टू लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल प्रपोज लिखेंगे, और यहां पर दैट का प्रयोग करते हैं। और लेट अस दिया हुआ है, तो लेटस को हटा करके वी शुड या दे शुड का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यह भी याद रखना है कि जो हमारा लेटस है, अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर यहां पर ये जो इसका सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है, क्या है? थर्ड पर्सन है, तब हमें यहां पर लेटस की जगह दे शुड लिखेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन है, यानी आई या वी है, तो यहां पर वी शुड लिखे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई या वी है तो हमें यहां पर लेटस की जगह वी शुड लिखना चाहिए। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन का तो ही हो, सी हो, दे हो, या किसी का नाम हो, तो वहां पर हमें दे शुड का इस्तेमाल करना चाहिए। यहां पर देखिए बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है राम है, नाउन है, ये थर्ड पर्सन ही है, तो इसलिए यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए? दे शुड लिखना चाहिए। लेटस की जगह क्या लिखना चाहिए? दे शुड। अब उसके बाद प्ले ए मैच लिखा हुआ है, तो प्ले ए मैच को उतार लेते हैं हम। प्ले अ मैच इस तरीके से है।
राम प्रपोज दैट दे शुड प्ले अ मैच, इस तरीके से हम कर सकते हैं। आई सेड टू आनंद लेट अस गो टू सम हॉली प्लेस। ठीक है, आई सेड टू आनंद लेट अस गो टू सम हॉली प्लेस। देखिए जहां पर लेटस का प्रयोग होता है वहां पर हमें प्रपोज टू या सजेस्टेड टू का इस्तेमाल करना चाहिए। सेड टू की जगह प्रपोज टू या सजेस्टेड टू का प्रयोग करना चाहिए और यहां पर दैट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे आई सजेस्टेड टू भी लिख सकते हैं या प्रपोज टू, दोनों में से कोई कर सकते हैं आप। आई सजेस्टेड टू आनंद, I suggested to Anand that let us लिखा हुआ है, तो let us को हटा करके यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब said है। said का सब्जेक्ट क्या है? I है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट I या we है तो हमें let us के स्थान पर we should का इस्तेमाल करना चाहिए। we should go to some holy place। ठीक है, लेट अस गो टू सम हॉली प्लेस। आई सजेस्टेड टू आनंद दैट वी शुड गो टू सम हॉली प्लेस। बस यहां लेट अस की जगह पर हमें वी शुड लिख दिया है। ठीक है, वी शुड, उसके बाद सारी चीजों को हम उतार लेते हैं इसमें। फिर है दे सेड टू मी वी हैड डन ऑल द वर्क बिफोर वी लेफ्ट द स्कूल। यहां ध्यान देने की बात है, हमारा जो सेंटेंस है इसमें ये जो है असर्टिव है। क्या है? असर्टिव है। वी हैड डन ऑल द वर्क, असर्टिव सेंटेंस है तो सेड टू की जगह हम टोल्ड लिखेंगे और यहां पर दैट का प्रयोग करेंगे। असर्टिव सेंटेंस में ये होता है, सेड टू की जगह टोल्ड लिखेंगे और यहां पर दैट का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे हम दे टोल्ड मी दैट, दे टोल्ड मी दैट, वी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है? दे है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, दे है, तो वी की जगह दे हो जाएगा। दे हैड डन ऑल द वर्क, दे हैड डन ऑल द वर्क बिफोर, वी शब्द आ गया यहां पर। देखिए वी आ गया, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। फिर दे हो जाएगा, जहां जहां रहेगा वहां बदल देंगे हम। दे, अच्छा देखिए यहां पर लेफ्ट लिखा है, लीव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट होता है, तो ये सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को किसे बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को किसे बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में होता है। यहां पर हो जाएगा दे हैड लेफ्ट द स्कूल, दे हैड लेफ्ट द स्कूल, इस तरीके से है। रीना सेड टू राम आई शैल रिटर्न यू योर बुक इन ए वीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी हमारा सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू हो और उसके बाद वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, इस तरीके से हो, ऑब्जेक्ट हो, यस वी ओ फार्मूला इसको बोल सकते हैं। इस तरीके से जहां होता है उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहां पर सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। रीना टोल्ड राम दैट, रीना टोल्ड राम दैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है? रीना है। रीना किस पर्सन में है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, रीना एक लड़की का नाम है, तो आई के स्थान पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर यहां पर राम लिखा रहता तो ही हो जाता। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के। तो हमारा फर्स्ट पर्सन आई है और यहां पर रीना है, इसलिए यहां पर सी हो जाएगा। अच्छा, सी के साथ क्या लगता है? विल लगता है ना, आई के साथ सेल है, सी के साथ जब विल लगता है तो विल का वुड हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है। तो सी वुड रिटर्न, सी वुड रिटर्न, सी वुड रिटर्न। यू लिखा है, यू किस पर्सन में है?
सेकंड पर्सन में है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हिम। क्या हो जाएगा? हिम। अच्छा, हिम क्यों किया गया? क्योंकि वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में है यू, यू सब्जेक्ट के रूप में भी वही होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है, ठीक है ना। और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही का हिम होता है। ही का क्या होता है? हिम होता है। अब योर बुक है, ये पॉजिटिव केस में है तो हिज बुक हो जाएगा, ठीक है। हिज बुक इन अ वीक। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, इसको मैंने करवाया है और हम आगे जो है और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। देखिए इसमें कंबाइन द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। कई सिंपल सेंटेंस हैं, उनको मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। से ही टूक ए नाइफ, ही वांटेड टू किल द hen। उसने जो है चाकू लिया, वह जो है मुर्गी को मारना चाहता था। ही टूक ए नाइफ, उसने चाकू लिया, उसका लक्ष्य क्या है? मारना। इसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा तो लिखेंगे ही टूक ए नाइफ, ही वांटेड खत्म हो जाएगा, टू किल द लायन, ठीक है। ही टूक ए नाइफ टू किल द लायन। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। अगर एक साइड में वेरी लगा हो और दूसरे में कैन नॉट लगा हो, ठीक है, तो इसमें जो है टू का प्रयोग करते हैं तो लिखेंगे हम ही इज, वेरी की जगह डबल टू लिखेंगे, टी डबल ओ। ही इज टू वीक और उसके बाद ही कैन नॉट खत्म हो जाएगा, टू वॉक। ही इज टू वीक, वेरी की जगह टू डबल ओ, टू लग गया, वीक और उसके बाद ही कैन नॉट की जगह टी ओ लग गया, वॉक। वह इतना कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता, इसका मतलब हो गया। आई रीच्ड होम, आई टूक ऑफ माई क्लॉथ्स। इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है, दो सिंपल सेंटेंस हैं तो इसमें हम जो है पार्टिसिपल का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो देख सकते हैं रीचिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, रीचिंग होम आई टूक ऑफ माई क्लोथ्स, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, रीचिंग होम आई टूक ऑफ माई क्लोथ्स। द सन रोज, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? आई रीच्ड होम, आई टूक ऑफ माई क्लॉथ्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट एक है, ठीक है, और इसमें एक के बाद दूसरा हो रहा है खत्म। जैसे आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा और मैंने कपड़े निकाला। इसमें टाइम गैपिंग समझिए नहीं है, एक प्रकार से टाइम गैपिंग नहीं है और सब्जेक्ट सेम है, इसलिए यहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया है। द सन रोज, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक सब्जेक्ट सन है और दूसरा बर्ड्स है, दोनों में जो है कॉज और रिजल्ट का कारण और संबंध का विरोध मतलब हो रहा है, दोनों में काज और इफेक्ट का प्रभाव है। एक क्या है कि सूर्य जो है उदय हुआ और चिड़िया जो है उड़ना शुरू कर दी। सूरज उगे और चिड़िया मतलब जो है उड़ना शुरू कर दी। तो इसमें ध्यान देना है कि दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होगा। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इसको देखिए यहाँ पर लिखेंगे द सन, यहाँ पर रोज है ना, हैविंग लग जाएगा, तो सन हैविंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो राइजन हो जाएगा, द सन हैविंग राइजन, द बर्ड्स, उसके बाद सेम उतार लेंगे हम, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। इस तरीके से है, द सन हैविंग राइजन, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, इस तरीके से है। टैगोर was the author of the गीतांजलि, he was a great poet of India। अब देखिए
इसमें हम जो है टैगोर लिखा हुआ है। टैगोर जो है गीतांजलि के लेखक थे और वो भारत के क्या थे, ही वॉज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, वो भारत के महान लेखक थे, कवि थे। अब इसमें क्या है, अब इसको हम लिख सकते हैं टैगोर ठीक है। टैगोर के बारे में ही कहा गया है कि ऑथर ऑफ गीतांजलि हैं। और सिंपल सेंटेंस का एक फार्मूला है, सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है, एक फाइनाइट वर्ब लिखेंगे, टैगोर द ऑथर ऑफ द गीतांजलि ठीक, कामा लगा दिया, was a great poet of India, ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, इस तरीके से इसमें होता है, ठीक है। ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड हैप्पीली। अब इसमें भी एक वर्ब का सहारा हम लेंगे, इसे लिख सकते हैं, इसमें हम एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली, ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली, यहाँ एडवर्ब का प्रयोग कर दिया गया है। और इसमें वर्ब देखिए प्लेड ही है, एक वर्ब है। कंबाइन दिस सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कह रहा है, आई गेव हिम ए कैमरा, द कैमरा वाज वेरी चीप। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे, आई गेव हिम ए कैमरा, कैमरा के लिए विच का प्रयोग कर सकते हैं हम, विच वाज वेरी चीप, विच वाज वेरी चीप, ही इज वीक, आई शैल टीच हिम। ये भी आपको कॉम्प्लेक्सन बनाना है, तो आप लिखेंगे बिकॉज का प्रयोग करके, आई शैल टीच हिम, आई शैल टीच हिम बिकॉज, आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज वीक, आई शैल टीच हिम बिकॉज का प्रयोग होता है ही इज वीक। कंबाइन दिस सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, मेक हेस्ट, वी शैल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो हम ट्रेन हमारी छूट जाएगी। तो इसको बनाएंगे हम, मेक हेस्ट, आर लिखते हैं हम, आर, वी शैल मिस द ट्रेन, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर आर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं मेक हेस्ट, अदरवाइज भी लिख सकते हैं आप, अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन, वी शैल मिस द ट्रेन, इस तरीके से होता है। यहाँ पर आर का प्रयोग या अदरवाइज का प्रयोग लिख सकते हैं। देखिए क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस से अगर जो भी क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें देखिए ध्यान देना है आपको, जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हैं तो सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लाज बनाने की विधि आप जान जाइए, एडजेक्टिव क्लाज, एडवर्ब क्लाज, इससे संबंधित जो भी कंजक्शंस हैं ये आपके जो है तैयार होना चाहिए, आपके ज़बान पे होना चाहिए, और इसी का प्रयोग करके आप नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज, एडवर्ब क्लाज, ये तीनों का प्रयोग करके तीनों के कंजक्शन को आप याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, इसका प्रयोग करके आप जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। रही बात कंपाउंड सेंटेंस की, तो कंपाउंड सेंटेंस में जो हमारे कंजक्शन होते हैं चार प्रकार के होते हैं, एक जोड़ने वाले होते हैं,
विरोध प्रकट करने वाले होते हैं, विकल्प प्रकट करने वाले होते हैं और परिणाम प्रकट करने वाले होते हैं। तो इन चारों प्रकार के कंजक्शंस को आप इसको लर्न कर लीजिए, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। और परीक्षा में आता है तो उसको क्या करना है, आपको पढ़ना है और जैसा उसमें सेंस कह रहा है उस तरीके से आप कंजक्शन का प्रयोग कर सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस का। तो बच्चों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। परीक्षा जो है, कोई भी परीक्षा हो अपने जीवन की, तो एक क्या होता है, एक उत्सव होता है। इसको हम उत्सव मानें और उत्सव मान करके ध्यान से जो भी हम पढ़े हैं बड़े ही अच्छे से धैर्य के साथ पेपर को पढ़ें, आत्मविश्वास बनाए रखें, आत्मविश्वास के साथ पेपर को हल करेंगे और जो भी आ रहा है उसको पहले हल कर दीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में प्रयास करिए। कोशिश आप करिए कि मैक्सिमम अधिक से अधिक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस करने का प्रयास करिए। थोड़ा गलत ही होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करना है आपको कि हमारा सारा क्वेश्चंस जो है समय सीमा के अंदर हो जाए। और अच्छे से आप लिखने का प्रयास करिए, मेहनत करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। धन्यवाद। और इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।